I welcome you all today to this talk on financial planning overall and financial planning for retirement. I am Captain Vipul Chaudhary, ex-4 at Gorkha Rifles, partner Olive Green Consultant, and with me today is Jitendra Chaudhary, partner Olive Green Consultants. He is a qualified SEBI registered advisor, qualified by MFI, IRDA certified, and a host of other certifications. With Jitendra, we today discuss as to how we should plan for our finances, how should we plan for our retirement, and how we can keep our finances and retirement planning on track. We'll start with the first question, Jitendra. for evening. Uh, what are the major reasons जिसकी वजह से लोग अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स का फोकस लूज कर जाते हैं? देखिए, सबसे मेजर रीजंस जो हैं वो गोल्स को मिस करने के या अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को अचीव ना करने के, वो है उन गोल्स का बहुत क्लियर और वेल डिफाइंड ना होना। तो अगर आप वेग गोल्स लेके चलेंगे, जैसे कि मेरे बेटा या बेटी को मैं आगे चल के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहता हूँ, ये थोड़ा वेग सवाल है। मतलब ये एक वेग गोल है, क्योंकि इसमें आपने क्या नहीं डिफाइन किया। पहला तो आपने ये डिफाइन किया है कि इसके लिए खर्चा कितना लगेगा। दूसरा, आपने ये डिफाइन नहीं किया है कि ये कब आएगा। गोल आपकी लाइफ पे कितने साल बाद आने वाला है, 5 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, 15 साल बाद आएगा। तो कई बार जब हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट्स प्लान करते हैं, तो हम अपने गोल्स को बड़ा वेग और अनरियलिस्टिक टाइप का रख लेते हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है कि कुछ टाइम तक तो हम उसको फॉलो अप करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को उसके साथ अलाइन करके चलते हैं, बट जैसे जैसे समय बीतता रहता है और हमें लगता है कि नहीं यार, ये तो हो नहीं रहा है या हो नहीं पाएगा, तो हम उनको गोल्स को छोड़ देते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं अलाइन करके नहीं चलते अपनी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स और अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ। तो एक सबसे बड़ा रीजन है आपके गोल्स का क्लियर और वेल डिफाइंड ना होना। दूसरा, कई बार हम ऐसी चीजों पे फोकस करते हैं जो इतनी ज्यादा रेलेवेंट नहीं है जितना कि हमारे अपने फंडामेंटल गोल्स। तो मैं जनरली जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ अपने क्लाइंट के साथ, तो गोल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। एक फंडामेंटल गोल्स जो जनरली सबके लिए सेम होते हैं, नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं बट सबके जरूरतें हैं वो। और दूसरे लाइफस्टाइल गोल्स। तो फंडामेंटल गोल्स की बात करें तो फंडामेंटल गोल्स में बच्चों की एजुकेशन, उनकी मैरिज, मेरी अपनी रिटायरमेंट, ये आ जाती है, जो हो सकता है सभी के लिए सेम हो। सबके बच्चे तो सबको उनकी एजुकेशन प्लान करनी है, सब काम कर रहे हैं तो कभी ना कभी रिटायरमेंट प्लानिंग भी करेंगे। लाइफस्टाइल गोल ऐसे हो गए कि बड़ी गाड़ी खरीदनी है, इंटरनेशनल वेकेशन पे जाना है या बड़ा घर खरीदना है। ये किसी के लिए, सबके लिए डिफरेंट हो सकता है। किसी के लिए 3 कमरे का घर काफी है, किसी के लिए 5 कमरे का घर भी छोटा पड़ता है। तो ये लाइफस्टाइल रिलेटेड गोल्स है, ये कहीं ना कहीं सबके लिए डिफरेंट हो सकते हैं। तो हम कई बार क्या करते हैं, अपने फंडामेंटल गोल्स को साइड में साइडलाइन करते हुए अपने लाइफस्टाइल गोल्स की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। तो मैंने ऐसा देखा है कि लोगों के लिए या कुछ लोगों के लिए, नॉट एवरीवन बट फॉर सम पीपल, बाइंग अ बिगर कार इज मोर इम्पोर्टेंट देन देयर किड्स हायर एजुकेशन। तो उसकी वजह से ऐसा होता है कि जो पैसा मे बी आपके जो मेन गोल्स हैं, जो फंडामेंटल गोल्स हैं, उसकी तरफ जाने की जगह इन सब खर्चों में चला जाता है और कहीं ना कहीं आप पीछे छूट जाते हैं अपने गोल्स को अचीव करने में। तो जो ऐसे गोल्स हैं जो उतने रेलेवेंट नहीं है, उन पे ध्यान देने की वजह से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल्स है वो छूट जाते हैं और कहीं ना कहीं आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल को से डिफोकस हो जाते हैं। एक मेजर रीजन है जो बाजार में जो शोर शराबा चलता है, उससे भी कई बार हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो रादर देन फोकसिंग ऑन आवर गोल्स, हम लोग मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट कहाँ जा रही है, न्यूज़पेपर्स क्या बोल रहे हैं, चैनल्स क्या बोल रहे हैं, उस पर ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं। तो मार्केट ऊपर जा रही है तो एक यूफोरिया वाला एक सिनेरियो आ जाता है और हर कोई पैसा डालना शुरू कर देता है उस टाइम पे। और जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो सब बेचना शुरू कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को बिना ध्यान में रखते हुए। तो ये कुछ चीजें जिनकी वजह से कई बार मैंने देखा है कि जो लोग प्रॉपरली प्लान नहीं करते हैं, वो अपने इन्वेस्टमेंट गोल से, फाइनेंशियल गोल से भटक जाते हैं और एट द एंड ऑफ द डे दे फाइंड अ गैप कि मैंने जो करना था मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बीच में कहीं ना कहीं अपना रास्ता भटक गया मैं उससे। तो ये कुछ रीजंस है जो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में। और जब हमारे जो बहुत सारे क्लाइंट्स जिनसे आप भी डील करते हैं, जी जो आर्म फोर्सेस के आप उनके पास में उनका आर्म फोर्सेस रिटायरमेंट का जो पैसा आता है, जो उनकी 20, 30, 40 साल की मेहनत का पैसा है, इसके जी इन्वेस्टमेंट में क्या मेजर मिस्टेक्स कर देते हैं बहुत बहुत ऑफिस? देखिए, रिटायरमेंट का पैसा जो कॉर्पस आता है या जो पैसा आता है, उसके साथ ना हम कई बार बहुत कंजर्वेटिव हो जाते हैं। हमारा फोकस होता है कैपिटल प्रोटेक्शन पे कि मेरा जो कैपिटल है वो इरोड नहीं होना चाहिए।
उसके लिए मैं इतना कंजर्वेटिव अप्रोच ले लेता हूँ कि ज्यादातर सारा पैसा मैं बैंक एफडीज में या बॉन्ड्स वगैरह में डाल के छोड़ देता हूँ, जिससे होता ये है कि सिंस मेरे को पैसा एक साथ नहीं चाहिए, वो पैसा मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाहिए, और मेरा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वो अगले 20 25 30 साल मुझे सस्टेन करने में मदद करे। मैं उस चीज को ध्यान में ना रखते हुए कंजर्वेटिव होने की वजह से, बहुत ज्यादा कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान देने की वजह से अपने रिटर्न को लॉन्ग टर्म में सेक्रीफाइस कर देता हूँ। तो ज्यादातर सारा पैसा मैंने देखा है, ऑलमोस्ट 80 90% पैसा बैंक एफडी में पड़ा रहता है। आज की डेट में इंटरेस्ट रेट नीचे हैं, तो उस तरीके का रिटर्न्स एफडीज नहीं दे रही हैं, और टैक्स वगैरह कटवाने के बाद तो एक्चुअल कुछ नहीं बचता है। तो उसकी वजह से होता ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके पैसे की जो वैल्यू है वो इरोड होती जाती है, और आपका कहीं ना कहीं कॉर्पस जो है वो बढ़ने की जगह श्रिंक हो जाता है लॉन्ग टर्म में। तो हमें ध्यान में रखना है कि हम अ, इतने कंजर्वेटिव ना हो जाए, इतनी कंजर्वेटिव अप्रोच ना ले ले रिटायरमेंट फंड के साथ कि वो पैसा जो 20 साल 25 साल चल सकता था वो 10 साल में ही खत्म हो जाए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा इक्विटी रियल एस्टेट टाइप के इंस्ट्रूमेंट डालना जरूरी है, जिससे कि आपको महंगाई से ज्यादा रिटर्न मिल पाए लंबे टाइम के लिए, और आपका ये पैसा आपको 20 25 30 साल सस्टेन करने में हेल्प कर सके। तो पहला रीजन तो जो मैंने मिस्टेक आपको बताया वो है कि हम बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हैं रिटायरमेंट फंड के साथ। दूसरा, बहुत कॉशियस हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट करते टाइम। हमारा ध्यान सिर्फ ये रहता है कि बॉन्ड्स में पैसा डाल दो, सरकारी स्कीम्स में पैसा डाल दो, जहां पे पता है कि हाँ एक फिक्स रिटर्न मिलेगा, 6% 5% 8%। हम कहीं ना कहीं जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, उसको हम भूल जाते हैं, और ये सोचना हमें जरूरी है कि अगर हम इस पैसे को 20 साल अपने लिए यूज करेंगे तो 20 साल में पैसा धीरे धीरे करके डीवैल्यू होता जाएगा, उसका वैल्यू जो है कम होगा। तो हमें कहीं ना कहीं 10 15 20% पैसा इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में डालना जरूरी है, जिससे को इन्फ्लेशन को बीट करने में हमें मदद करे। कई बारी ये भी देखा गया है कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली चर्निंग करते हैं। चर्निंग का मतलब खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। तो मार्केट की आवाजों को सुनते हुए, कभी जब लगा कि अरे मार्केट बहुत ऊंचा जा रहा है तो सब पैसा डाल देते हैं, जब लगता है अरे अभी मार्केट गिरने वाला है, गिरने के टाइम पे पैसा निकाल लेते हैं, बॉन्ड्स में चले जाते हैं। सुनने में आता है गोल्ड अच्छा करेगा तो बॉन्ड से निकल के गोल्ड में चले जाते हैं। तो ये फ्रीक्वेंटली चर्निंग करने की वजह से, बाय सेल करने की वजह से भी आप रिटर्न नहीं बना पाते, और इस गलती की वजह से आपका कहीं ना कहीं कॉर्पस श्रिंक करता है। तो मेरे हिसाब से हमें फ्रीक्वेंटली चर्न नहीं करना चाहिए, एक अच्छा पोर्टफोलियो डिजाइन करके उसमें पैसे को डाल के रखना चाहिए, और उसको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म अपने जरूरत के हिसाब से पैसे को इन्वेस्ट करके उसको ग्रो करने देना चाहिए, और जो हमारी रेगुलर रिक्वायरमेंट है उसको भी मीट करते रहना चाहिए, थोड़ा बहुत विड्रॉल करते हुए। ओके, जितेंद्र, आपने जो बताया ये कहने में सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि भाई जी मुझे फोकस नहीं करना चाहिए, मुझे मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, मुझे अपने मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म पर। बट एक एक नॉर्मल आदमी जिसका फाइनेंस के फील्ड से बहुत ज्यादा ऐसा गहरा ताल्लुक भी नहीं होता है, जो फाइनेंस के इंस्ट्रूमेंट्स को, चाल को, मार्केट को बहुत ज्यादा समझता भी नहीं है, जी उसको फोकस रखने के लिए, उसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को ट्रैक पर रखने के लिए, और उसको एक सही रिटर्न दिलवाने के लिए, क्या कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसा प्लान है जो आप अपने इन्वेस्टर्स के लिए करते हैं? जी, बिल्कुल करते हैं। इनफैक्ट कोशिश तो ये की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स उसको कराएं, और कम से कम एक बार ही तो जरूर कराएं। वैसे तो जितना ज्यादा रेगुलर रहेंगे उसके साथ तो बेटर है, बट एटलीस्ट अपने लाइफ टाइम में एक दो बार ही कराएं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और कहाँ आपने, आपका ऑब्जेक्टिव क्या लाइफ में, आपने कहाँ पहुंचना है। तो इसको हम लोग जो अपनी अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, उसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये एक बड़ा ही होलिस्टिक सा व्यू है। कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग हिंदुस्तान में, हमारे देश में बड़ा ही ना मिसलीडिंग सा टर्म है। आप किसी इंश्योरेंस वाले से बात करोगे तो वो भी कहता है मैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा हूँ। आप किसी बैंक वाले के साथ बैठेंगे तो वो भी कहेगा मैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा हूँ। कोई भी आदमी आपके पास आता है ना, वो आपकी, चाहे वो कर रहा हो इन्वेस्टमेंट, बट वो ये कहता है कि मैं फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग एक्चुअल में अगर देखा जाए, जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमारे जी यहाँ एनसीआर में ब्रोकर भी बताते हैं कि मैं आपका इन्वेस्टमेंट करवा रहा हाँ, ये हूँ। भी सही कह रहे हैं आप। हाँ, जी हाँ, जो वो, और वो ब्रोकर है जो 12th के आगे कभी स्कूल भी नहीं गए, वो आपको एक जी करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट प्लान और फाइनेंशियल प्लान और पता नहीं क्या क्या बता देते देखिए, उसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेवार है, क्योंकि हम खुद अपने फाइनेंसेस को अच्छे से और सीरियसली नहीं लेते हैं, तो सामने वाला कुछ भी बोल के जाता है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये सही कह रहा है। कहीं ना कहीं हमें इवैल्यूएट करना चाहिए कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है।
तो मैं जहाँ तक फाइनेंशियल प्लानिंग को समझ पाया हूँ, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके फाइनेंसेस को अच्छे तरीके से मैनेज करके टारगेट किया जाता है आपके लाइफ गोल्स को अचीव करने के लिए। तो अगर आपका कोई भी फाइनेंशियल गोल है, अब वो हो सकता है 1 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, 15 साल बाद हो या 25 साल बाद हो। उसके लिए अगर आपने बहुत क्लियरली टाइमलाइन डिफाइन कर रखी है और अमाउंट डिफाइन कर रखा है कि आज से 10 साल बाद मेरे बेटे को 20-25 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी हायर एजुकेशन के लिए, तो उसको आज आपको क्या करना पड़ेगा अचीव करने के लिए। तो जब आप अपनी अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को क्लियरली डिफाइन करते हैं और उसके लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को टारगेट कर रखते हुए अपनी आगे चल के फ्यूचर गोल्स को मीट करने के लिए एक रोड मैप को क्रिएट करते हैं, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग में आता है। और ये भी बहुत छोटा सा पार्ट है। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग को और समझा जाए तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप अपनी कैश फ्लो एनालिसिस करते हैं। आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैं कितना कमा रहा हूँ, कहाँ खर्चा कर रहा हूँ, एट द एंड ऑफ डे बच क्या रहा है मेरे पास। क्योंकि वो जो पैसा बच रहा है वही कहीं ना कहीं आपके लिए एक रिसोर्स है जिसको आप आगे चैनलाइज करके इन्वेस्ट करके और रिटर्न्स वगैरह जनरेट कर पाएंगे। उसके अलावा आप ये चेक करते हैं कि आपका आज की डेट में नेटवर्थ क्या है एज अ फैमिली, एज एन इंडिविजुअल, कि आपने कितनी एसेट्स अपनी फाइनेंशियल लाइफ में क्रिएट की हैं, उसके अगेंस्ट में आपके उधार क्या क्या है जो आपने पे करने हैं। तो नेटवर्थ कहाँ पे है, आपका एसेट एलोकेशन क्या है, आपने कितना पैसा रियल एस्टेट में, कितना म्यूचुअल फंड में और कितना मे बी डीएसओपी या पीपीएफ में पैसा डाला हुआ है। तो इस तरीके की चीजों को एनालाइज करने के बाद आपके जो लाइफ गोल्स है उनको स्टडी करते हुए उनके लिए एक रास्ता बनाया जाता है कि आज आप 2022 में यहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आपको 2032 में एक गोल अचीव करना है, तो आज के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इट्स अ कंप्लीट 360 एनालिसिस ऑफ योर फाइनेंशियल लाइफ विच टेक्स केयर ऑफ योर नेक्स्ट 30, 40, मे बी 50 ईयर्स। तो वो आपको आगे के लिए ना एक रोड मैप देता है कि आज से आपको क्या करना है, कितना आपने अचीव कर लिया है और कितना और अचीव करना है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत कंप्लीट ही बहुत अलग ही एक्सरसाइज है, एक अलग ही प्रोसेस है जिसमें जब मैं किसी क्लाइंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूं तो आप ये मान के चलिए 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का भी टाइम लग जाता है एक फाइनल आउटपुट निकालने में। उसके बाद फिर हम इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। तो जब मुझे पता है मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो क्या प्रोडक्ट लेना है, वो मेरे लिए आसान हो जाता है। तो ये जो आप फाइनेंशियल प्लानिंग बता रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं 1 से 3 महीना लगता है, जिसमें आप मेरे गोल्स, मेरी नेटवर्थ, मेरा, ये क्या है? इज दिस अ डॉक्यूमेंट, इज दिस अ सॉफ्टवेयर, व्हाट इज दिस फाइनेंशियल प्लानिंग? So the output is a document which is roughly around 30-35 page, which talks about your entire financial life, your cash analysis, cash flow analysis, your protection planning, emergency fund planning, बच्चों की एजुकेशन, आपकी रिटायरमेंट, आपकी एस्टेट प्लानिंग, सब कुछ इसका पार्ट हो जाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये एक आपका कंप्लीट बाइबल है या एक रोड मैप है या एक क्या कहते हैं रेफरेंस डॉक्यूमेंट है जिसको बनाने के बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को और लॉजिकल बना सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है और जो पैसा आप आगे इन्वेस्ट करेंगे वो कहाँ होना चाहिए, कितना होना चाहिए और किस पर्पस के लिए होना चाहिए। तो बहुत आपको क्लैरिटी मिलती है अपनी फाइनेंशियल लाइफ में कि अगर मैं 100 रुपए भी कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इस 100 रुपए का यूटिलाइजेशन क्या है, किस तरफ जाएगा, किस पर्पस के लिए जाएगा, वो बहुत क्लियरली डिफाइन हो जाता है। तो इसको मैं कई बार ऐसे भी समझाता हूँ कि अगर आपने जंग लड़नी है तो पहले स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, उसके बाद आप ये डिसाइड करते हैं कि वो बंदूक से होगी या वो टैंक लेके जाना पड़ेगा या वो मे बी मिसाइल्स यूज होंगी, वो बाद की बात है। पहले तो ये ध्यान में रखना है कि ये जंग की स्ट्रैटेजी क्या है, कितने कितने लोग चाहिए होंगे, कितने टैंक्स चाहिए होंगे, ये तो बाद में आता है। Okay. मैं ऑडियंस में यहाँ ये बताना चाहूंगा, जितेंद्र आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आप ऑलिव ग्रीन कंसल्टेंट्स के पास आते हैं, हम आपको किसी भी तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट सजेस्ट करने से पहले 1 से 3 महीना लगा करके आपका फाइनेंशियल प्लान तैयार करते हैं। ये फाइनेंशियल प्लान एक 30 से 35 पेजेस का पीडीएफ डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर आपके कैश फ्लोज, आपकी नेटवर्थ, आपके गोल्स टू बी अचीव, व्हाट अमाउंट यू हैव नाउ, व्हाट अमाउंट यू नीड, किस तरह का इंस्ट्रूमेंट, ये 30 से 35 पन्ने का डिटेल डॉक्यूमेंट है जो आपके पास रहता है, जिसे आप टाइम टू टाइम रेफर कर सकते हैं। एंड दैट financial plan becomes your guide for managing your financial life, your retirement life, your meeting your financial objectives. आप ये जो प्रिपेयर करते हैं जितेंद्र, इस फाइनेंशियल प्लान को प्रिपेयर करने के लिए आप सॉफ्टवेयर की मदद लेते हैं, आपके पास में कोई स्पेशलाइज्ड इसके लिए इंटरनल रिसोर्सेज हैं, किस तरह से आप इस फाइनेंशियल प्लान को प्रिपेयर करते हैं? देखिए, प्लान जब बनता है तो इसमें 60% काम सॉफ्टवेयर करता है। तो ऑब्वियसली जो नंबर क्रंचिंग है, जो डेटा एनालिसिस है, जो
डेटा एंट्री है वो सब कुछ सॉफ्टवेयर में की जाती है, तो 60% काम जो है वो सॉफ्टवेयर का है। बट 40% काम कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन भी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो सिर्फ कैलकुलेशन कर सकता है, आपको आउटपुट दे सकता है, बट क्या असम्पशंस लेनी है, क्या सिनेरियो टर्म लेने हैं, ये हमारे एक्सपर्ट जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स होते हैं ये लेते हैं। वो डिसाइड करते हैं सिनेरियोज को ध्यान में रखते हुए, आपकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके की प्लानिंग करनी है और किस तरीके से उसमें एक इमोशनल एंगल जोड़ते हुए एक लॉजिकल डिसीजन पे पहुंचना है। तो सिस्टम बेस्ड है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है, बट सॉफ्टवेयर का काम सिर्फ 60% है, 40% काम मैनुअल है, जिसमें कहीं ना कहीं मेरा भी इन्वॉल्वमेंट होता है, हमारे सीएफपी एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से ये प्लान बनाया जाता है। इसका जो प्रोसेस है वो बेसिकली स्टार्ट होता है डेटा गैदरिंग से। तो हमारा एक डॉक्यूमेंट है जिसको डेटा गैदरिंग शीट कहते हैं हम लोग। वो डेटा हमें क्लाइंट्स फिल करके देते हैं, उस डेटा के बेसिस पे हम उन्हें पहला एक ड्राफ्ट बना के देते हैं। तो ड्राफ्ट ये बताता है कि आप आज की डेट में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है या वो कहीं इनकरेक्ट तो नहीं है। कई बार ये ऐसा होता है, आप इन्फॉर्मेशन दे देते हैं हमें, उसके बाद पता चलता है कि नहीं यार, ये मैंने ना थोड़ा सा ज्यादा बता दिया है, ये मैंने कुछ कम बताया हुआ है, मेरे खर्चे कम थे, मैंने ज्यादा बता दिए, कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं। तो वो हम इनिशियल ड्राफ्ट में उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, चेंजेस कर लेते हैं। एक बार इनिशियल ड्राफ्ट बन जाता है और डिस्कशन हो जाता है, फाइनल एग्रीमेंट हो जाता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, देन वी गिव देम दी फाइनल प्लान विद दी एक्शन स्टेप्स, कि अब ये फाइनल प्लान बन गया है और अगले 12 महीने में, 24 महीने में, अगले 5 साल में हमें ये स्टेप्स लेने हैं। एंड अकॉर्डिंगली फिर इन्वेस्टमेंट्स को उसके साथ अलाइन किया जाता है। और सिर्फ फ्रेश इन्वेस्टमेंट कोई नहीं, अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी कुछ इन्वेस्टमेंट है जो आपने पहले कर रखी है और आपको ये नहीं पता है कि इसका क्या बेस्ट यूटिलाइजेशन है, तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये उसमें भी हेल्प करता है। तो आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आपने 10 साल पहले कराई थी और 15 साल बाद उसकी मेच्योरिटी है, आपको नहीं पता है 15 साल बाद उसका क्या यूज होगा, तो ये फाइनेंशियल प्लान वो करने में भी मदद करता है। और सबसे बड़ा काम जो ये फाइनेंशियल प्लान करता है वो करता है आपकी सारी एसेट्स को कंसोलिडेट करने में। तो अगर आपने 10 जगह से 10 अलग अलग इन्वेस्टमेंट करी हैं, तो ये सब एक पेज पे आ जाती है, एक डॉक्यूमेंट पे आ जाती है, तो आपको भी कहीं ना कहीं एक कंप्लीट पिक्चर दिख जाती है अपने पोर्टफोलियो की, अपनी फाइनेंशियल लाइफ की। Okay. So again, to the audience, this financial plan works as a document to structure your entire financial balance sheet as well as cash flow statements and future में आपको क्या action steps लेने हैं. My last question to you for today before I open it to the audience. आप usually what do we charge for preparing this financial plan? See, the financial planning is an exercise, involves a lot of time, lot of engagement and lot of man working hours. तो obviously charges हैं, free per service नहीं है, इसके लिए हम लोग एक annual subscription type का client से लेते हैं। तो हमने इसको 3 अलग अलग प्लान्स में डिवाइड कर रखा है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। नाम है, कुछ कुछ चीजें डिफरेंट है, मतलब जो सिल्वर प्लान में कम है तो इसलिए उसका प्राइस कम है, गोल्ड में कुछ सर्विसेज ज्यादा है तो थोड़ा उसका प्राइस ज्यादा है। उसके लिए फॉर दी ऑडियंस कन्वीनियंस, व्हाट आई विल डू इज आई विल शेयर माय स्क्रीन, और उसमें बहुत क्लियरली डिफाइन हो जाएगा कि सिल्वर प्लान क्या है, गोल्ड क्या है और प्लैटिनम क्या है। और मैं उसको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा फटाफट से कि इनके चार्जेस किस तरीके से हम लोगों ने डिवाइस किए हुए हैं। एंड एज पर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, कि मेरे को किस तरीके का एंगेजमेंट चाहिए, मेरे को कितनी सिटिंग्स चाहिए, मेरे को कितनी बारी आपकी जरूरत पड़ेगी साल में, उन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं कॉस्ट को डिफाइन किया हुआ है। तो मैं एक बार फटाफट से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसमें मैं आपको फीस स्ट्रक्चर और साथ में क्या क्या सर्विसेज इंक्लूडेड है वो सब एक आपको वन पेजर में दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली हमने 3 पैकेजेस डिफाइन कर रखे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। सिल्वर के लिए हम लोग जो चार्जेस लेते हैं वो, एंड दीज आर एनुअल चार्जेस, साल की फीस है ये, 10,000 प्लस जीएसटी। ये सिल्वर प्लान की है, जिसमें हम आपको एक कस्टमाइज फाइनेंशियल प्लान देते हैं, साल में एक रिव्यू फ्री देते हैं, तो आप साल के दौरान कभी भी बीच में एक बार अपने पूरे प्लान को रिव्यू कर सकते हैं। कोई चेंजेस कराने हैं साल के बीच में आप करा सकते हैं एक बारी। आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का रीअलाइनमेंट, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है और हमें लगता है कि वो आपके गोल्स के साथ सिंक में नहीं है, तो उसको चेंजेस करना है, बाय करना है, सेल करना है, चेंज करना है, विड्रॉ करना है, वो हम उसमें आपकी मदद करते हैं। नया पोर्टफोलियो बनाना है फाइनेंशियल प्लान के बेसिस पे, उसमें आपकी मदद करते हैं। साल में एक पोर्टफोलियो का रिव्यू, फाइनेंशियल प्लान का रिव्यू अलग है, फाइनेंशियल प्लान डॉक्यूमेंट जो हमने बनाया उसका रिव्यू अलग है, और ये रिव्यू है आपके पोर्टफोलियो का, जो इन्वेस्टमेंट आप हमारे थ्रू करेंगे उसका हम लोग रिव्यू करते हैं कि क्या वो हमारे प्लान के साथ सिंक में चल रहा है, या ऐसा तो नहीं है कि
प्लानिंग कुछ और की तो इन्वेस्टमेंट कुछ और कर दी है। साथ में हम आपको ऑनलाइन पोर्टफोलियो का एक्सेस देते हैं जिसमें आप लॉग इन करके अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं। इस पोर्टफोलियो रिलेटेड जितनी भी मैनेजमेंट सर्विसेज है, खरीदना है, बेचना है, चेंज कराना है, कुछ कंफर्म मतलब रिडेम्पशन करनी है, चेंजेस करने हैं, कोई भी सर्विस जो इस पोर्टफोलियो को मैनेज करने से रिलेटेड होगी वो सब हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सारी म्यूचुअल फंड की ट्रांजेक्शन जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साल में 2 बारी यानी हाफ ईयरली आपको पोर्टफोलियो की रिपोर्ट, वो वैसे भी आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम उसको कंसोलिडेट करके आपको अलग से भेजें तो वो भी टीम कर सकती है, जिसमें आपको पोर्टफोलियो और नेटवर्क दोनों रिपोर्ट अलग से मिलती है। ये हमारा सिल्वर प्लान है। गोल्ड प्लान के अंदर इसमें कुछ चीजें ऐड कर दी गई हैं, जैसे कि इसमें कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि यार आप हमारा पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, तो आप हमारी आईटीआर भी फाइल कर दो। तो इसमें 2 आईटीआर हमने इंक्लूड कर रखी है, तो 2 लोगों की फैमिली के किसी भी 2 लोगों की 2 आईटीआर हम फाइल करते हैं। टैक्स रिलेटेड कोई कंसल्टिंग चाहिए, आपको कोई एडवाइस चाहिए कि मैंने कुछ खरीदा है, कुछ बेचा है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा मेरे टैक्सेस पे, तो उससे रिलेटेड हम आपकी बात अपने सीए से करा सकते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद जितना भी बैकएंड सपोर्ट है, आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, आपको एडवांस टैक्स पे करना है, सेल्स असेसमेंट पे टैक्स पे करना है, ये सब कुछ इसका पार्ट हो जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ रिव्यूज भी बढ़ जाते हैं, वहां 1 था, यहाँ पे 2 हो जाते हैं। तो 2 फाइनेंशियल प्लान के रिव्यू और 2 बारी पोर्टफोलियो के रिव्यू इसमें इंक्लूडेड है। जो प्लैटिनम प्लान है ये जनरली उन लोगों के लिए जो अब्रॉड में है, इंडिया से बाहर है, तो एनआरआई क्लाइंट्स के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। जी, इसे छोड़ देते हैं, प्लैटिनम को छोड़ देते हैं। जी। एंड हाँ, तो आपकी प्रेजेंटेशन, सो आई हैव अंडरस्टूड व्हाट यू आर टेलिंग। So you have 2 options. My last question would be, so आपसे मेरी क्वेश्चन नहीं है कि दरखास्त रहेगी, जो टेलीग्राम ग्रुप अपना है वैल्यू टॉक्स का, उसमें आप एक वो सैंपल फाइनेंशियल प्लान जो भी हमारा 35-40 पन्ने का जो एक डॉक्यूमेंट है, जी, वो जरा पोस्ट कर दीजिएगा, सो दैट जो भी कोई ऑडियंस है वो उनको एक बार एक बेसिक फील भी आ जाए कि फाइनेंशियल प्लान में क्या क्या इंक्लूडेड है और किस तरह का दिखता है। मैं सैंपल प्लान भी और साथ में उसकी जो डेटा गैदरिंग शीट यूज होती है वो भी कर दूंगा, तो उन्हें थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है आपसे। और जस्ट फॉर दी ऑडियंस कन्वीनियंस आई विल आल्सो शेयर कि ये सारा डेटा कॉन्फिडेंशियल रहता है। मेरे और मेरी टीम के अलावा किसी और तीसरे के साथ ये शेयर नहीं होता है। तो जहां तक डेटा की बात है तो कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है डेटा के साथ। सिर्फ हमारे पास ही रहेगा, किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जाता है। वंडरफुल, सो दैट वुड बी इवन बेटर। आप सैंपल फाइनेंशियल प्लान और डेटा गैदरिंग शीट भी शेयर कर दें। मेरी जी। तरफ से आज के हिसाब से आई एम थ्रू विद माय क्वेश्चंस। अगर आपका कुछ सवाल है पूछ लीजिए, मेरा एक अदरवाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे, इनफैक्ट मैं काफी टाइम से पूछना चाह रहा था, तो आज मुझे लगता है जी सही टाइम भी है और प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे मैं पूछ सकता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जी। आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स को ऑलिव ग्रीन कंसल्टेंट्स के साथ ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? साथ ही क्यों करना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे साथ ना करे हो तो उनका चॉइस है, वो जहां से करना चाहे। आई मीन कौन किसके साथ काम करता है वो उसकी पर्सनल चॉइस है। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि ऑलिव ग्रीन कंसल्टेंट में क्या खासियत है जिनकी वजह से वो चाहे तो, अगर वो चाहे तो हमारे साथ काम कर सकते हैं, नहीं चाहे तो बिल्कुल ना करें। जी, और भी बहुत सारे लोग हैं। पहला तो हमारा एक्सपोजर काफी ज्यादा वाइड है, आप खुद भी जानते हैं। हमारे पास में कॉर्पोरेट के क्लाइंट्स हैं, हमारे पास पीएसयूज के क्लाइंट्स हैं, हमारे पास में यूपीएफ के क्लाइंट्स हैं, और हमारे पास में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के क्लाइंट्स हैं। सो वी हैव अ मच वाइडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटायर फाइनेंशियल इकोसिस्टम। राइट। दूसरा, हमारी विंटेज ज्यादा है, आपको और मुझे दोनों को मिलाकर यार 17-18 साल इस इंडस्ट्री में हो गए, जो इस वक्त में एटलीस्ट जो आर्म फोर्सेज ऑफिसर्स के और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनमें से किसी के पास भी नहीं। तीसरा, हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है वो किसी के पास नहीं है। ज्यादातर जो है या तो कोई इंश्योरेंस वाले हैं या एक आधा कोई म्यूचुअल फंड बेच रहा है, और वो म्यूचुअल फंड तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, दे गेट बाइस्ड। पास में एक ही सोल्यूशन है, तो मैं हर किसी को वही सोल्यूशन सजेस्ट करने की कोशिश करूँ कि आप ये ले लीजिए, इसी से आप अपना काम पूरा कीजिए। बट अगर मेरे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, सो हमारे पास म्यूचुअल फंड का पूरा पोर्टफोलियो है, हमारे पास में हर तरह की इंश्योरेंस है, और हमारे पास इंश्योरेंस की कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंसी है। सो वी हैव ऑल इंश्योरेंस कंपनीज अलाइंड विद अस। हमारे पास में रियल एस्टेट है, जो बहुत सारे और लोगों के पास नहीं है, जो अपने आप को बहुत बताते हैं कि हम वो इसलिए जो है रियल एस्टेट की निंदा करते रहते हैं क्योंकि उनके पास वो सोल्यूशन नहीं है। राइट। Then we also help our clients make direct equity investments.
We also help our clients make investments in gold bonds, in gold ETFs, in corporate bonds, REITs, fractional ownership. So our product portfolio is the largest. इनफैक्ट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि शायद किसी बैंक के पास भी हमारे इतना बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो नहीं है. So we are kind of one stop solution for all kind of financial needs. चौथा, हम अपने इन्वेस्टर्स को सबको टेक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. पोर्टफोलियोज एटसेट्रा एवरीथिंग इज ऑल थ्रू लॉगिन. सब अपने अपनी चीजों को देख सकते हैं. ट्रांसपेरेंसी है. कोई उसके अंदर हम किसी से उनका पैसा मांग करके और आगे नहीं करते. एंड फाइनली, जितने भी ऑफिसर्स हमारे साथ में अपने रिटायरमेंट पर्पस आकर के इन्वेस्ट करते हैं और वो करते हैं, उनको आप और हम, ये आपके मेरे बीच की बात है कि फाइनेंशियल प्लान हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री करके देते हैं, सो दैट दे आर यू नो इट्स एज अ पार्ट ऑफ द फैक्ट दैट आई एम एन एक्स आर्मी ऑफिसर. एंड ये सर्विस हम सिर्फ आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स को एक्सटेंड करते हैं. सो दैट दीज कुड बी द 5 रीजन जिसकी वजह से वो लोग चाहें तो हमारे साथ काम कर सकते हैं, नहीं चाहे तो ऑब्वियसली सबके पास अपने ऑप्शन है. Thanks for this question. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down.